एक आदमी। ये फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन है इस नाम की। ये इस कहानी का मेन कैरेक्टर है। ये एक शिपिंग क्लर्क है। एक पुराने से अपार्टमेंट पे रहता है अपनी माँ के साथ में। एक पुराना सा एल्जियर्स अपार्टमेंट। लेकिन बाद में इसने अपनी माँ को एक ऐसी जगह भेज दिया जहाँ पर बूढ़े लोग रहते हैं। इंग्लिश में उस जगह को बोलते हैं हार्बरेज और हिंदी में बोलते हैं वृद्धाश्रम। और बड़ा ही रेयरली ये अपनी माँ से मिलने वहाँ पर जाता है। अब यहाँ पर अगर ऐसा आदमी होता तो ऐसे आदमी को देख लोग कहते कि ये कैसा आदमी है, इसमें कोई जज्बात है कि नहीं है। अब ये है इसी टाइप का आदमी है, थोड़ा सा इनडिफरेंट टाइप का, मतलब कि इसमें कुछ इमोशंस वगैरह नहीं है। तो ये नोवेल शुरू होती है जब इस आदमी को एक टेलीग्राम मिलता है। उसी हार्बरेज से एक टेलीग्राम मिलता है जिसमें इसको बताया गया कि तुम्हारी माँ का इंतकाल हो गया है, डेथ हो गई है, और भाई तुमको आना पड़ेगा क्योंकि तुम उनके बेटे थे। लेकिन इस खबर को सुनकर इसको थोड़ा सा भी दुख नहीं हुआ, ये बिल्कुल भी अपसेट नहीं हुआ उस खबर को सुनकर। अभी जाता है उस हार्बरेज में और वहाँ का डायरेक्टर इससे मिलता है और बोलता है कि तुमने अच्छा ही किया यहाँ भेजकर, अपनी माँ को सही किया, क्योंकि वो यहाँ पर ज़्यादा खुश थी। अगर मैं कंपेयर करूँ जब वो तुम्हारे साथ रहती थी उस अपार्टमेंट में, तो उससे ज़्यादा खुश वो यहाँ पर थी। मैंने तुम्हारी मदर के लिए एक रिलीजियस फ्यूनरल अरेंज किया है, जैसे उनकी इच्छा थी कि उनके मरने के बाद कोई रिलीजियस फ्यूनरल अरेंज किया जाना चाहिए। तो ये प्राइवेटली, मतलब अकेले में खड़ा होकर सोचता है कि ये क्या बकवास है। मेरी माँ तो बिल्कुल भी रिलीजियस नहीं थी। वो अपनी मदर की बॉडी के पास में जाता है। वहाँ पर जो केयर टेकर खड़ा था वो बोलता है कि ये लो आखिरी बार अपनी माँ का फेस देख लो। तो ये बोलता है कि क्या ज़रूरत है, रहने दीजिए। अब ये चीज़ सबको हैरान करती है कि इसकी मदर की डेथ हो गई है और इसके चेहरे पर इमोशंस का नामो निशान नहीं है। लेकिन इससे भी ज़्यादा हद तो तब हो गई, हैरानी की बात तब थी जब ये वहाँ सबके सामने सिगरेट पीने लगता है, स्मोकिंग करता है, वहाँ पर कॉफ़ी भी पीता है सबके साथ में। फिर कब्र के ऊपर बैठकर अपनी मदर के फ्रेंड्स के साथ में बैठकर वहाँ पर बात करने लगता है। तो वो लोग रोने लगते हैं इसकी मदर की डेथ पर। तो उनका रोना इसको इरिटेट करता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये आदमी बिल्कुल इमोशनलेस है, मैंने आपको बताया। अभी जब ये सब कुछ हो जाता है, इसकी माँ का फ्यूनरल हो जाता है ढंग से, फिर सैटरडे को ये एक बीच पर जाता है। वहाँ पर इसकी मुलाकात होती है मैरी नाम की एक लड़की से। उसके साथ में ये स्विमिंग करता है, फ्लर्ट करता है, कॉमेडी शो देखने जाता है, और फिर एंड में ये उस लड़की को अपने घर लेकर आता है, मैरी को। अब जब ये उस लड़की के साथ में था, मैरी के साथ में, तो मैरी को भी ये चीज़ सुनकर बहुत ही हैरानी हुई कि तुम्हारी मदर की डेथ अभी अभी हुई है और तुम यहाँ पर ये सब कर रहे हो। ठीक है। अब मंडे वाले दिन इसका पड़ोसी था एक रेमंड नाम का, वो इसको इनवाइट करता है डिनर के लिए। ये जाता है भाई उसके पास में डिनर करने के लिए। डिनर करते वक्त इसका पड़ोसी रेमंड इसको बताता है कि मेरी एक अरब मिस्ट्रेस थी, एक मिस्ट्रेस थी जो कि अरब थी, जिससे मुझे रिवेंज लेना है। तो वो इसको बोला कि तुम मेरे लिए एक काम करोगे, एक लेटर लिखोगे ताकि वो वापस आ जाए मेरे पास और मैं उससे बदला ले सकूं। रेमंड इसको अपना एक दोस्त मान रहा था और दोस्त के नाते इसको ये काम करने के लिए वो बोल रहा था। उसके इतना कहने पर ये उसके लिए एक लेटर लिख देता है। अब सैटरडे को इसको और इसकी गर्लफ्रेंड मैरी को पता चलता है कि जो इसने लेटर लिखा था उसके लिए, उसको पढ़कर उसकी अरब मिस्ट्रेस वापस आ गई है और रेमंड ने उसे बहुत मारा, इतना मारा कि पुलिस ने आकर रेमंड को पकड़ लिया है। और रेमंड ने इससे कहा कि एक हेल्प और करो, कि तुम पुलिस को बोलना कि इस लड़की ने मुझे धोखा दिया था, इसलिए मैंने ये सब किया। तो वो रेमंड के बोलने पर यह भी कर देता है, वो पुलिस वालों को बोल देता है। इसके बाद रेमंड छूट जाता है। अब दोस्तों एक दिन क्या होता है, मैरी इससे पूछती है कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए, मैंने ये सोचा है। तो ये थोड़ा हैरान होकर उससे पूछता है कि मैंने तो कभी शादी के लिए सोचा नहीं, लेकिन फिर भी अगर तुम चाहती हो तो कर लेते हैं, तुम्हारी खुशी के लिए, क्योंकि मेरी लाइफ में तो इस शादी से कोई ख़ास फ़र्क पड़ेगा नहीं। अब संडे का दिन था। ये इसकी गर्लफ्रेंड मैरी और इनके साथ में ये रेमंड, ये तीनों जने जाते हैं एक बंगलो में घूमने के लिए, मैसन बंगलो में। तो इन लोगों का पीछा कुछ अरब लोग कर रहे थे।
एक्चुअली ये अरब लोग कौन थे? एक्चुअली जिस लड़की के साथ में जिस लड़की को मारा था ना इस रेमंड ने, उसका भाई इन अरब लोगों में से था और इसका पीछा कर रहा था रेमंड का। बीच पर जब ये लोग वॉक कर रहे थे तो वो अरब लोग इनका पीछा करने लगे। रेमंड उनसे लड़ता है, लेकिन वो लोग रेमंड को पीट कर चले जाते हैं और उसको पैर पर एक जख्म भी दे जाते हैं। अब रेमंड को गुस्सा आता है, उसको रिवेंज लेना है, वो वापस बीच पर जाता है और उसके पीछे पीछे ये भी जाता है, हीरो भी जाता है उसके पीछे पीछे। ये लोग अपनी बंदूक लेकर उन अरबों के पास में पहुंचते हैं तो अरब पीछे हट जाते हैं। अब इस मर्सू के हाथ में रेमंड की बंदूक थी, गर्मी का माहौल था, ऊपर सूरज चमक रहा था। तो ये क्या करता है, उस वक्त इसके हाथ से बंदूक चल जाती है और वो अरब आदमी मर जाता है। अब क्या होता है, इसके ऊपर मर्डर का केस चलता है, तो वहाँ पर इसको इसके क्रिश्चियन होने पर इसको बचने का मौका देता है, लेकिन अनसक्सेसफुल रहा। वैसे डिस्क्रिमिनेशन बहुत होता है, उस वक्त ये फ्रेंच का क्रिश्चियन था तो इसको बचने का मौका था, लेकिन अनसक्सेसफुल। ये एथिस्ट टाइप का आदमी है। तो मैरी इससे जेल में मिलने के लिए आती है, लेकिन इसके बाद ये किसी से भी मिलना नहीं चाहता। ये जेल के माहौल का एक्सपीरियंस कर रहा था और उन दिनों को याद करता है जब ये अपार्टमेंट में रहा करता था। अब 1 साल गुजर गया, एक बंद कोर्ट रूम में इसका ट्रायल हुआ। वहाँ पर इसका जो बिहेवियर है, इसके बिहेवियर में जो कोल्डनेस है उसको प्रूव किया गया। मैरी को भी बुलवाया जाता है तो वो भी जाने अनजाने बोल देती है कि ये अपनी मदर की डेथ के 1 दिन बाद ही मेरे साथ में था। इसका लॉयर इसके बिगड़ते हुए केस को रेस्क्यू करने की कोशिश करता है, लेकिन प्रोसिक्यूटर यानी सामने वाला वकील जो था, वो इसकी मदर के फ्यूनरल और इस मर्डर को इस तरह से कनेक्ट करके प्रेजेंट करता है। वो साबित करना चाहता है कि ये आदमी सोललेस मॉन्स्टर है, एक ऐसा मॉन्स्टर जिसके अंदर दया नहीं है, इमोशन नहीं है, और आगे जाकर ये सोसाइटी के लिए खतरा भी बन सकता है। तो इसको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए, मतलब डेथ सेंटेंस सुनाना चाहिए। अब ये ज़्यादातर अपने ट्रायल के टाइम पे चुप ही रहता है, ज़्यादा बोलता नहीं है, लेकिन अपनी एक इच्छा सामने रखता है कि गिलोटिन, गर्दन काटने वाली मशीन जो होती है, उससे इसकी गर्दन काटनी चाहिए। इसके बाद में जब इसका ट्रायल जब ख़त्म होता है तो इसको एंड में डेथ सेंटेंस सुना दिया जाता है। अब इसके बाद एक चैपलिन इसके पास में आता है जेल में मिलने के लिए, इसको लेक्चर देने के लिए आफ्टर लाइफ के बारे में, कि इस डेथ के बाद भी एक और लाइफ होगी, मतलब तुमको मिलेगी, और पता नहीं क्या क्या। लेकिन तभी इसको पता नहीं क्या होता है, ये उसकी बातें सुनकर चिल्लाता है उस पर। मेरे सामने ये बकवास बातें करने की ज़रूरत नहीं है, ये मेटाफिजिकल बातें मेरे सामने करने की ज़रूरत नहीं है। इस दुनिया में सब इक्वल हैं, मुझे इन झूठी उम्मीदों से मुक्ति चाहिए। मैं खुश हूँ, मैं चाहता हूँ कि मुझे मारा जाए तो लोग मुझे देखें क्राइज ऑफ हेट के साथ। बस इसी के साथ दोस्तों ये वर्क ख़त्म हो जाता है। इसलिए दोस्तों ये वर्क मीनिंगलेसनेस ऑफ लाइफ और अब्सर्ड लिटरेचर का पार्ट है। यहाँ पर राइटर ने इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्सपीरियंस की भी बात की है। मतलब इस नोवेल में आप देखोगे वो खुद अपने लॉयर को बोलता है कि सर मेरा नेचर कुछ ऐसा है कि अक्सर मेरी फिजिकल नीड्स मेरी फीलिंग्स के रास्ते में आ जाती है। मतलब वाकई इस पूरी नोवेल में वो फिजिकल सेंसेशंस ज़्यादा एक्सपीरियंस करता है, जैसे कि पेन और प्लेजर वगैरह, लेकिन इमोशनल और साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस फील नहीं करता। नैरेटर भी हमको इस कहानी में उसकी फिजिकल डिटेल्स ज़्यादा बताता है। याद करो जब वो बंदूक लेकर उस अरब लड़के को मारता है।